आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, आज मैं विकास कुमावत आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग के स्टार्टिंग में आपके लिए सबसे पहला चैप्टर लेता हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। अधिकतर लोगों के इस वाले चैप्टर में ज्यादातर डाउट्स रहा करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ज्यादा हम फोकस करेंगे रीजनिंग में कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक का, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लगने वाला टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में जो ट्रिक सीखेंगे उस ट्रिक में आपके हर प्रश्न सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर रीजनिंग का यहाँ पर चैप्टर जो लिया है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। इस चैप्टर में हम सभी प्रकार की आकृतियों की गणना के संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। साथ के साथ ये जानेंगे कि कोई भी आकृति का नाम आ जाता है। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के इस बारे में प्रॉब्लम रहती है कि कोई फिगर की आकृति का नाम दे दिया जाता है, तो नाम देने के बाद में भी नहीं पहचान पाते हैं कुछ लोग कि ये नाम कौन सी आकृति का है। तो मैं यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स के साथ साथ में आपको ये और बताऊंगा कि ये जो नाम है, किसी भी आकृति का नाम दिया हुआ आ जाए तो वो नाम कौन सी आकृति का होता है, तो उस आकृति के बारे में बताऊंगा। और बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके फिगर ऑफ काउंटिंग के, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग की। सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? वर्ग की। अब यहाँ पर आकृति का नाम वर्ग दे दिया गया। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को सबको पता है कि वर्ग की आकृति कौन सी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। सारी छोटी से छोटी हर चीज में आपको बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर वर्ग। अब वर्ग नाम दे तो दिया, लेकिन ये वर्ग की आकृति होती कौन सी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। वर्ग की आकृति दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है भुजा और दूसरा है कोण। तो ऐसी आकृति, पहली बात हम भुजा की देख लेते हैं। ऐसी आकृति जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान आकार की होती है। यहाँ पर यदि मैं एक आकृति बना लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर वर्ग की आकृति बनाई है। तो ऐसी भुजा के अंदर क्या देखा हमने कि ऐसी आकृति जिसकी सारी की सारी, मतलब जो ये चारों भुजाएं हैं सभी भुजाएं एक समान आकार की होती है। यहाँ पर जैसे एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो वर्ग की सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। दूसरी बात आती है कोण की। अब वर्ग में भुजाएं तो सारी समान हो गई, लेकिन अब यहाँ पर कोण का भी 90 डिग्री का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्ग किसे कहा जाता है? वह आकृति जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है? समान आकार की होती है। साथ ही जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? इस आकृति को अब हम बोलेंगे वर्ग। अब बात आती है कि आकृतियों में वर्गों की संख्या की गणना करना। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक आकृति बनाई। सीधा सा पता चलता है कि इस आकृति में क्या है? एक वर्ग है। लेकिन अगर मैं इस आकृति के अंदर 2 लाइनें खींच दूं, तो अब वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब वर्गों की संख्या के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर काउंट करोगे, एक बड़ा वाला वर्ग और 4 छोटे वाले वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। अरे भाई, ये आकृति तो एकदम इजी थी और छोटी सी आकृति में तो हमने ये काउंट करके देख लिया। लेकिन अगर आकृति कुछ इस प्रकार की दे दी जाए, यहाँ पर बहुत सारे वर्ग दे दिए जाए, तो यहाँ पर आप काउंट करने बैठोगे तो यहाँ पर टाइम लगेगा। और टाइम लगने के साथ साथ टाइम लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो आंसर है वो गलत आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कैसे किया जाए, तो वो ट्रिक हम देखेंगे। देखो, वर्गों की आकृति गणना करने के लिए सीधा आप एक ही काम करो, यहाँ से काउंट करना शुरू करो। एक, ये है 2, मतलब यहाँ पर जब मैंने रो मान लीजिए इस पंक्ति में देखा तो 2 डब्बे बने हुए हैं, 1 और 2। ऐसे ही स्तंभ पे भी काउंट कर लो, 1 और 2। यहाँ तक मैंने काउंट किया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर जो आकृति बनी है 1 और 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुना 2 प्लस करो इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, 1 गुना 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, ये यहाँ पर हो गया 5।
हमने ऐसे भी निकाला। आप बोलोगे कि सर आपकी ट्रिक का तो कोई मतलब नहीं है, हम तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपका ये चीज है तो आप इसके निकाल के बताओ, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और आंसर भी सही आएंगे या गलत उसका भी पता नहीं चलेगा। तो एक चीज देखो, ये वाली ट्रिक अगर मैं इसमें यूज करता हूँ तो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला रो में काउंट करता हूँ, ये 1 2 3 4। इसी प्रकार मैं यहाँ पर कॉलम में काउंट करूंगा 1 2 3 और 4। अब मुझे यहाँ पर वर्ग की संख्या चाहिए, तो क्या करना होगा, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। इस 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ और 1 को 1 के साथ में गुणा करो। 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। इस प्रकार से कर दिया। अब इसको गुणा करके 2 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर निकाल लिया कि यहाँ पर जो वर्ग की संख्या कितनी है, 30। आप निकालने बैठते, एक तो बड़ा वाला होता, एक फिर ये छोटे वाले सारे काउंट करते, फिर इससे बड़े वाले काउंट करते और फिर भी टाइम लगेगा कि पता नहीं आंसर सही आती है नहीं। तो इस प्रकार से आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है, ये वाली। इस प्रकार से हम एक दो प्रश्नों को और देखते हैं। एग्जामिनर इतना आसान सवाल नहीं देगा, क्वेश्चन को एग्जामिनर कॉन्सेंट्रेट करेगा और हर प्रश्न को हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे। देखो, अगर यहाँ पर हम और देख लेते हैं, इस प्रकार से यदि कोई आकृति दे दी जाए और उसमें हमें वर्गों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे। अब सीधा सा काम करना क्या है, मैं सबसे पहला रो में काउंट करो कितने डब्बे हैं, 1 2 और 3। ये वर्ग बनने चाहिए। और फिर हम करेंगे कॉलम में काउंट, ये 1 हो गया, ये 2। ये चीज तो आप काउंट कर सकते हो। फिर करना क्या है, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। इधर लास्ट कौन सा आया था, 3, और यहाँ पर कॉलम में 2, तो 3 को गुणा करो किसके साथ में, 2 का। फिर आगे बढ़ो, इधर आगे बढ़ा तो कौन सा आया, 2, प्लस करना है। 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जब हम इस वाले कॉलम वाले 2 से आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ क्या है, 1। अरे इधर कॉलम में भी हमें पीछे की ओर होते हुए आना है और इस जो स्तंभ है हमारा, इस स्तंभ में भी हमें ऊपर की ओर होते हुए जाना है। तो यहाँ पर क्या बना है हमारा, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी आई है, 8। एक बार पिछले टाइप का प्रश्न और देख लो। यहाँ पर ये देखा हमने, ये आकृति मैंने लिया आपके लिए। अब करना क्या है, यहाँ पर मुझे वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले काउंट कर दो, 1 2 3 1 2 और ये 3। वर्गों की संख्या से क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन है, जो हमारी रो है, इस पंक्ति के अंत वाला अक्षर लेंगे 3। इसी प्रकार कॉलम के अंत वाला अक्षर लेंगे 3, तो 3 गुना 3। फिर रो में पीछे चलते हुए आएंगे 2। इसी प्रकार इस कॉलम में ऊपर की ओर चलते हुए आएंगे 2 और फिर और आगे आएंगे तो 1 और 1 ही बचा। इस प्रकार से हमें 1 तक बढ़ते हुए चलना है। 3 3 9 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ये हो गए यहाँ पे कितने, वर्गों की संख्या कितनी आई, यहाँ पर 14 आ गई। अब और देखते हैं इस प्रकार से कि वर्गों की संख्या और किस प्रकार से पूछी जा सकती है। यहाँ पर हमने देखा कि अब आकृति कुछ इस प्रकार से दे दी जाए तो क्या करेंगे। अगर वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दिया जाए तो किस प्रकार से वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है बस उस कॉन्सेप्ट पर चलते हुए चले और सारा काम आपका इजी होता हुआ चलेगा। सबसे पहला, आपके पास एक वर्ग था ऊपर वाला, उसके अंदर एक और वर्ग बना। अंदर वाले वर्ग को भूल जाइए। जब मैं अंदर वाले वर्ग को भूल गया तो आकृति मेरे पास कौन सी बनी, ये वाली आकृति बन गई। अंदर वाले वर्ग को आप जब भूल चुके हैं तो आकृति ये बनी। अभी इसमें तो आप ज्ञात कर सकते हो कि कितने वर्ग है। काउंट किया 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके। कितने आ गए यहाँ पर, ये वर्गों की संख्या आ गई 5। मतलब जब हम यहाँ पर अंदर वाले को भूल चुके हैं तब वर्गों की संख्या कितनी आई है, 5। अब एक बार बाहर वाले को भूल जाओ, अंदर वाला क्या बना, ये अंदर वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया।
अब इस अंदर वाला भी कुछ सेम टू सेम इसी प्रकार की आकृति है, बस आकार में छोटी हो गई है। तो यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर भी 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। तो कितने फिगर हो गए टोटल? 4 और 1 5, 5 हो गए ये टोटल। 5 तो बड़े वाले में है और इसके अंदर और हो गए 5। तो एक बॉक्स अंदर बनाने से कितने बढ़ गए? डबल हो गए वर्गों की संख्या। यहाँ पर 5 पहले और 5 ये टोटल हो गई 10। इसी प्रकार से एक बात यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जान ले कि वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दिया जाए। वर्ग में जो 2 लाइनें क्रॉस की गई है उसके साथ में वर्ग के अंदर एक वर्ग और बना दिया जाता है तो वर्गों की संख्या डबल हो जाती है। यदि इसके अंदर एक और बना दिया जाए तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? तिगुनी। 5 बड़े वाले में, 5 इससे छोटे वाले में और सबसे छोटे वाले में 5। तो ध्यान रखना कि यदि 1 बनाया जाता है तो 2 बार गुना कर दो आप 5 को। टोटली से सिंपल आकृति में तो 5 ही वर्ग है। जब इसके अंदर एक और बना देंगे तो 2 से गुना करो, 2 बना देंगे तो 3 से गुना करो। इस प्रकार से यहाँ पर कितनी भी लाइनें दी हुई आ जाए आपको लाइनें गिनना है और 1 बढ़ा कर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट ट्रिक से आपको बिना टाइम खराब किए हुए एग्जाम में इन ट्रिकों का यूज करते हुए आपको चलना है। अब एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न मैं अगर और लेना चाहूं तो यहाँ पर देखिए आप, ये है कुछ इस प्रकार से, फिर इसके अंदर ये बना दिया जाए। इसी प्रकार की आकृति आगे और बना दी जाए। कितनी भी बार बना दी जाए आपको सिर्फ काम क्या करना है? कॉन्सेप्ट पर चलना है। सीधा सा काम आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पर चलना है। देखो हमने सिंपल सा प्रश्न क्या देखा था? सिर्फ इतनी सी फिगर देखी थी स्टार्टिंग में। अब ये तो फिगर को कॉन्जुगेट करेगा। ये वाली फिगर तो हमने स्टार्टिंग में देखी ही थी। ये चीज देखी थी कि नहीं ये बताओ मेरे को आप। और अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चलिए वीडियो को। ये चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी और इस चीज में, इस फिगर में हम कितने वर्ग देख सकते हैं? काउंट करो, 1 2 और ये 1 और 2, कितने हो गए टोटल? 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। यहाँ पर हो गए 5 फिगर। किसके? वर्ग के फिगर हो गए कि नहीं? यहाँ पर 5। इसी प्रकार से ये एक और आकृति देख लो। अब नीचे वाली आकृति को भूल जाओ आप, ये बीच वाली आकृति याद रखो। ये नीचे वाली आकृति जब हम भूल जाते हैं तो बीच वाली आकृति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। इसको काउंट कर लो, 1 और 2, 1 और 2। तो इस बीच वाली आकृति में भी कितने हो जाएंगे वर्ग? 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों नीचे वाली को भूल जाओ, केवल ऊपर वाली को इसको याद रखो। इसमें कितने हो जाएंगे टोटल? 1 और 2, 1 और 2। इस ऊपर वाली में टोटल हो जाएंगे 5 वर्ग। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नीचे कितने हैं? 5 वर्ग, बीच वाले में भी 5 वर्ग और ऊपर वाले में भी 5 वर्ग। तो तीनों में 5 5 5 15 हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। ये गलती आपको कहीं पर भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हमने जब इसको काउंट किया तो इसको भी काउंट कर लिया ना, और जब इस बीच वाले को काउंट किया तब भी इसको काउंट किया। इसका मतलब ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला वर्ग यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुका है। साथ के साथ एक और देखो, ये जो बॉक्स है वर्ग का, ये वाला बीच वाले में भी काउंट हुआ और ऊपर वाले में भी काउंट हुआ। तो यहाँ पर जो 2 वर्ग है ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो एक बार इसको काउंट करना था लेकिन एक बार ज्यादा हो गया। 2 बार हुआ इसका मतलब एक बार ज्यादा हो गया। तो एक तो यहाँ से माइनस करना है और एक ऊपर वाले से माइनस करना है। तो टोटल मिलाकर हमने 2 वर्गों को 2 बार काउंट किया। तो टोटल कितने थे? 5 10 और 15। इन 15 में से इन 2 को वापस माइनस कर दो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वर्गों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर कुल मिलाकर वर्गों की संख्या हो गई 13 हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयत की गणना करना। कोई भी फिगर दी हुई हो उसमें कितने आयत हो उसकी हम गणना करना सीखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि आयत कौन सी फिगर को बोला जाता है। ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर एक आयत लिया, एक आकृति ले ली। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी आकृति है, तो किस प्रकार से मैं इसका पता लगाऊं कि ये वाकई में आयत है या नहीं है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने वर्ग में 2 चीजें देखी थी उसी प्रकार से हम आयत में भी 2 चीजें देखेंगे। पहली चीज है भुजा और दूसरी चीज है कोण। ये 2 चीजें हम देखेंगे। एक चीज देखिए, आयत का कॉन्सेप्ट क्या है। भुजा के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है।
तो आयत की जो ये वाली भुजा है ये इसके सामने वाली भुजा के बराबर है। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो सामने वाली भुजा भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब ये आमने सामने वाली भुजा तो बराबर हो गई, तो ये वाली आमने सामने की भुजा भी बराबर होनी चाहिए। तो जब ये भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली भुजा भी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की। तो भुजा के बारे में हमने देखा कि आयत वह आकृति कहलाती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। अब भुजाओं का कॉन्सेप्ट हमने देखा। दूसरी चीज आती है हमारी यहाँ पर कोण की बात। तो जिस प्रकार से वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता था, उसी प्रकार के आयत में भी अब सारे के सारे जो कोण होंगे वो सारे कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। अब एक चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिली, ये है मेरा वर्ग और ये क्या है मेरा आयत। अब इन दोनों चीजों में हमें एक चीज देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाया किसका, वर्ग का, और ये फिगर बना लिया मैंने यहाँ पर इसका आयत का। अब एक चीज देखिए, ये प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है। कैसे? आयत की परिभाषा क्या थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये भी भुजा इसके बराबर होती है और नीचे वाली भुजा ऊपर वाली भुजा के बराबर होती है। मतलब आयत का भुजा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। कोण की बात करते हैं तो वर्ग में जिस प्रकार सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में भी 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब कहने का आश्रय यह है कि सारे के सारे वर्ग, कोई भी वर्ग है वो वर्ग होने के साथ साथ एक आयत भी हो सकता है। लेकिन क्या आयत भी एक वर्ग हो सकता है या नहीं, वो देखते हैं। वर्ग की परिभाषा में हमने देखा था कि वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की जो सारी भुजा है 4 भुजा, वो चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान आकृति की होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने आयत में देखा तो आयत में ये दोनों सामने वाली भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। जो आस में जो एक दूसरे के स्पर्श कर रही है, ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो क्या ये आयत एक वर्ग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोण वाला कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेम है, दोनों के 90 डिग्री के कोण है। लेकिन भुजा में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। तो सारे के सारे वर्ग आयत हो सकते हैं और सारे के सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आयतों की गणना कीजिए। अब इस आयत में केवल आयत की गणना करना भी पूछ सकता है और वर्ग में केवल वर्ग की गणना करना पूछ सकते हैं। देखिए सारी चीज आपको हर प्रश्न के साथ में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए लेता हूं एक फिगर, उसमें हम देखते हैं कि आयतों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। ये मैंने आपके लिए एक फिगर लिया है। इस फिगर में कुछ इस प्रकार से इसको मैंने एडिट किया, 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये चीज हमने बना ली। अगर यहाँ पर वर्ग की संख्या पूछता तो मैं क्या करता, इसको काउंट करता 1 2 3, इसको काउंट करता 1 2 और 3, और यहाँ पर इसकी लास्ट वाली संख्या को इसकी लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करता, फिर जोड़ते हुए चलता, उधर से आगे बढ़ता हुआ और इधर से भी आगे बढ़ता हुआ चलता। ये बात होगी हमारी वर्ग की। लेकिन जब अब बात आई है आयत की, तो आयत में भी आपको करना क्या है, सबसे पहला करना है इन दोनों को काउंट कर लो, 1 2 और 3। अब यहाँ पर इस स्तंभ को काउंट करो, 1 2 और 3। ये काउंट करने का काम तो हो गया। अब करना क्या है, यदि मुझे आयत की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी संख्या, आयत की संख्या, तो मुझे ये करना होगा, मैंने यहाँ पर इस पंक्ति में जो काउंट किया है 1 2 और 3, इन तीनों को आप ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पर ऐड करने के बाद में कितना आया, 6 आ गया। इसी प्रकार इस स्तंभ को भी ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6। ये यहाँ पर दोनों को मैंने ऐड तो कर दिया, 6 और 6। अब करना क्या है, आयत के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुना 6 कितने आ गए, 36। आयत की गणना करने के लिए आपको काम सिर्फ हर फिगर में यही करना है, इधर से काउंट करो, सबको ऐड करके लिख दो, स्तंभ को काउंट करो, सबको ऐड करके लिख दो, और जो ऐड करने के बाद में आंसर आए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मेरे क्या आ गए, सारे के सारे आयतों की संख्या आ गई। अब जो वर्ग है वो भी यहाँ पर काउंट कर लिए गए। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार वर्ग देखना चाहूं कि वर्ग कितने हैं, इस आकृति में वर्ग देखना चाहूं कि वर्ग कितने हैं, तो कैसे करूंगा, 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2
प्लस 1 गुना 1। ये यहाँ पर कितने हो गए 9 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए 14। ये यहाँ पर वर्ग की संख्या आ गई 14 और आयत की संख्या आ गई 36। इस आयत में ये सारे के सारे वर्ग भी काउंट कर लिए गए। अब मुझे यदि यहाँ पर केवल आयतों की संख्या पूछे कि केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत के लिए मैं टोटल आयत कितने हैं 36 में से माइनस कर दूंगा कितने 14। ये यहाँ पर निकल के आएगा मेरे पास 22। तो यहाँ पर केवल आयतों की संख्या कितनी है 22। आयत की टोटल संख्या निकालेंगे कैसे, फिगर में मुझे यहाँ पर पंक्तियों के जो डिब्बे दिए हुए हैं उन सबको काउंट करके ऐड करना है। इसी प्रकार यहाँ पर स्तंभ में करना है, काउंट करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो आंसर आए उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना। ये आया है टोटल आयतों की संख्या। अब यहाँ पर वर्गों की संख्या तो काउंट करना हम सीख चुके हैं कि वर्गों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और वर्गों की संख्या काउंट कर लेंगे। फिर यदि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, यदि केवल आयत पूछ रहा है तो टोटल आयतों में से हम क्या करेंगे वर्ग की संख्या यहाँ पर लेस कर देंगे। अब और आगे देखते हैं हम यहाँ पर, और आपके लिए मैं यहाँ पर फिगर लेके आता हूं। ये देखिए आप, यहां पर मैं एक और फिगर आपके लिए लेके आता हूं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी प्रश्न कितने भी आ जाए आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है। और कैसा भी प्रश्न आ जाए सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है और अच्छी तरीके से देखा है तो, क्योंकि मैं हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को हर एक एग्जाम्पल के साथ में समझाते हुए चल रहा हूं। तो यदि ये फिगर आपको दे दी जाए और यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ग की संख्या ज्ञात करो, दूसरा प्रश्न आपका है आयत की संख्या ज्ञात करो। देखो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ में समझा रहा हूं, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या और केवल आयत की संख्या। ये तीन चीजें यहाँ पर अब आपको पूछी गई है, तो क्या करोगे। वर्गों की संख्या के लिए क्या करना है, देखो आयत की संख्या और वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए एक कॉमन चीज तो ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर काउंटिंग तो करनी होगी। तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 और 5, फिर नीचे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब वर्ग की संख्या के लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ के लास्ट नंबर से। ये यहाँ पर 5 गुना 5 कर लिया, फिर इधर भी पीछे चलते हुए आओ और ऊपर से भी यहाँ पर नीचे की ओर उल्टे चलते हुए आओ। 5 गुना 5, इधर जब मैं पीछे चला तो क्या आया, ऐड करते हुए चलना है। फिर 4 गुना, इधर से पीछे की ओर चला तो 4। इसी प्रकार 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। ये चीज आगे दिक्कत आपको कहां पर आएगी, जब यहाँ पर कॉलमों की संख्या और रो की संख्या बराबर है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को 2 से, 1 को 1 से, 4 को 4 से, ये चीज तो आप कर लोगे। दिक्कत जब आएगी जब पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या भिन्न भिन्न दे दी जाती है। तो उसके लिए मैंने एक उदाहरण आपको समझा दिया है और इस जस्ट एक उदाहरण में आपको और समझाऊंगा। तो यहाँ पर वर्ग की संख्या के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। सभी को ऐड कर दो यहाँ पर, ये हो गया 14 और ये हो गया यहाँ पर 30 और ये हो गया 55। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर मेरे पास वर्ग की संख्या कितनी आई है, वर्गों की संख्या मेरे पास निकल के आई है यहाँ पर 55। अब क्या ज्ञात करना है, आयतों की संख्या। आयत की संख्या के लिए क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इसी प्रकार ये वाले भी सारे कितने हो जाएंगे, ये भी 15 हो जाएंगे और ये भी कितने हो गए 15 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो मेरे पास क्या आई है, वर्ग की संख्या आई है। अब मैं निकालता हूं यहाँ पर आयत की संख्या। आयतों की संख्या के लिए ये सारा ऐड कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये आयत की संख्या के लिए क्या करेंगे, 15 गुना 15 और 15 गुना 15 कितना होता है 225, 225। ये यहाँ पर हमने निकाली क्या, आयतों की संख्या निकाली और वर्गों की संख्या पहले निकालनी थी, कितनी आई थी 55। अब मुझे केवल आयत चाहिए,
मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, मतलब सारे के सारे वर्ग हैं वो आयतों में काउंट हो चुके हैं। अब मुझे केवल आयत चाहिए, तो उन वर्गों को वापस निकाल लो आप। जो वर्ग आयतों में काउंट हो चुके थे उन वर्गों को वापस ले आओ, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा उधर, वो केवल आयत बचेगा। तो केवल आयत के लिए क्या करेंगे हम, ये आ गया केवल आयत। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल आयत है हमारे 225, इसमें से माइनस कर देंगे हम वर्गों की संख्या 55 को। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 170। ये यहाँ पर अब मैं देखता हूं कि केवल आयतों की संख्या कितनी है, तो केवल आयतों की संख्या यहाँ पर आई है 170। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर देखा कि यदि फिगर में जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के समान होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर संख्याएं भिन्न भिन्न दे दी जाए कि पंक्तियों की संख्या ज्यादा दे दी जाए या फिर कॉलमों की संख्या ज्यादा दे दी जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये यहाँ पर मैं आपके पास में एक आकृति लेकर आता हूं। ये आकृति है, इस आकृति में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 पंक्तियां हैं, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 और 1 हो गया 5। ये 3 तो पंक्तियां है और इसमें 5 कॉलम है। अब इस आकृति में मुझे उसी प्रकार से वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, आयत की संख्या ज्ञात करनी है और केवल आयत की संख्या ज्ञात करनी है। ये तीनों चीजें मुझे यहाँ पर वापस करनी है। देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी जब आपके पास पंक्तियां कॉलम को बराबर होती थी, लेकिन अलग अलग है तो वो कैसे करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहला काम है इनको काउंटिंग करना। ये 1 2 3 4 5 इधर काउंटिंग करेंगे 1 2 और ये हो गया 3। इस प्रकार की काउंटिंग सब लोग कर सकते हैं। फिर सबसे पहला काम होता है हमारा वर्ग की संख्या ज्ञात करना। तो वर्ग की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जब पंक्ति में लास्ट वाली संख्या है अप्लाई करेंगे स्तंभ में लास्ट वाली संख्या के साथ में, तो 5 गुणा 3 प्लस, अब क्या करेंगे पंक्ति में पीछे की ओर जब तक चलते हुए आएंगे जब तक हम इस वाले बॉक्स की ओर न पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि आगे जब चला तो मेरे पास क्या आया 4, इसी प्रकार स्तंभ में आगे चला तो क्या आया 2, ये चीज आ गई। फिर पंक्ति में आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर जब आगे बढ़ा तो क्या आया 3, इधर और आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या आया 1। अभी यहाँ पर पहुंचना था, अरे बाबा जी आना चाहिए किधर से भी आओ, तो यहाँ पर मेरे पास मैं यहाँ तक पहुंच गया। जरूरी नहीं है कि मैं पंक्ति की ओर से ही पहुंचू, अरे आपको स्कूल जाना है सीधे रास्ते से जाओ चाहे घूम के जाओ, जाना तो स्कूल ही है। मुझे यहाँ पर आने था, यहाँ पर मैं चाहे पंक्ति से आऊं या स्तंभ से आऊं, किसी प्रकार से भी आऊं, तो यहाँ पर वर्ग की संख्या के लिए क्या करना है, इधर से पीछे की ओर चलते हुए आना है और नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए आना है। तो 1 तक पहुंचना है कुल मिला के हमें। अब इसको सोल्व कर दो, 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3। ये वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो गया। दिक्कत आपको सिर्फ वर्ग की संख्या ज्ञात करने में आएगी, लेकिन वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। ये इनको सबको ऐड कर दो, ये 5 15 और 8 कितने हो गए 23, 23 और 3 26। तो टोटल मिलाकर कुल वर्गों की संख्या कितनी आई 26 आ गई। अब मैं ज्ञात करता हूँ आयत की संख्या। आयत की संख्या के लिए जो पहला काम था काउंटिंग करना वो तो मेरा हो चुका है। दूसरा काम क्या था, इन सबको ऐड करना। 5 9 9 12 14 और 1 15, ये यहाँ पर 15 हुए। इनको ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6। ये सबको मैंने ऐड तो कर दिया। यहाँ पर ऐड करने के बाद में 6 आया, इधर आया 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 15 गुणा हो गया ये 6, 15 6 ये 90। तो कुल मिलाकर जो आयतों की संख्या आई कितनी 90। अरे भाई वर्गों की संख्या तो 26 ही है, आयतों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों आ गई, क्योंकि सारे के सारे वर्ग आयतों में है। सारे के सारे वर्ग क्या हो सकते हैं आयत, तो सारे के सारे वर्ग आयतों में है। अगर मुझे अब केवल आयत चाहिए तो इन वर्गों को वापस ले लो, जो आयतों में काउंट हो रखे हैं उनको वापस निकाल लो आप। तो यहाँ पर इस 90 में क्या है, ये सारे के सारे वर्ग कितने हैं
26, ये 90 में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से भगा दो तो जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, केवल आयत। तो यहाँ पर केवल आयत निकालना अब आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। ये कितना आ जाएगा, 4 और 8 में से 2 गया तो 6, तो 64 टोटल मिलाकर। यहाँ पर अगर मैं केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना चाहूं तो कितनी आएगी, 64। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था वर्गों की संख्या ज्ञात करना। फिगर चाहे किसी भी प्रकार की आ जाए, कितनी भी कॉन्जुगेट करते हुए आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को करते हुए चलना है, सारा आंसर एकदम सटीक आएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात आती है आयतों की संख्या। आयतों की संख्या के लिए करना क्या होता है, यहाँ का ऐड करो और यहाँ का ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल आयतों की संख्या आएगी। एक चीज दोनों में कॉमन है कि सारे के सारे जो वर्ग है वो आयत होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सारे के सारे वर्ग आयत होते हैं, तो जब मैं वर्गों को वापस निकालूंगा तो वहां पर केवल आयत बचेंगे। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर है। फिर अगर केवल आयत इस प्रकार से निकल जाएंगे, तो अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने त्रिभुजों की बात करता हूं कि त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो त्रिभुजों की गणना के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात होती है कि त्रिभुज क्या होता है। इसके नाम से मुझे पता चल रहा है कि त्रिभुज, भुज मतलब भुजा और त्रि मतलब 3, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं की होती है। अरे 3 भुजाओं की आकृति तो ये भी है, ये 3 भुजा है, क्या ये त्रिभुज की, नहीं, 3 भुजाओं की बंद आकृति। कौन सी, 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये वाला 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या हो गई, त्रिभुज। 3 भुजाएं तो होनी चाहिए, साथ के साथ में ये बंद भी होनी चाहिए। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर इस त्रिभुज में बीच में एक लाइन खींच देता हूं तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज और ये 2 छोटे छोटे त्रिभुज और बन गए, ये 3 बन गए। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताना चाहूं तो आप बोलोगे सर ट्रिक की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। अरे कर लेते हो तो ये करके दिखा दो। यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज इस प्रकार का बना दूं, ये त्रिभुज बना दूं और इसमें ये लाइनें खींच दूं, अब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करो तो करने में तो कितना टाइम लगेगा। अरे टाइम लगेगा सो तो लगेगा, लेकिन मुझे ये भी विश्वास नहीं कि आंसर सही भी आ जाएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक सॉलिड ट्रिक की आवश्यकता है। तो उस ट्रिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए देखते हैं। यहाँ पर इस दोनों त्रिभुजों को आप काउंट कर लो, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। अब काम सिर्फ आपको इतना सा करना है, दोनों को ऐड कर दो। ये दोनों को आपने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करते कितने हो गए, 3। और हमने जब काउंट किया था बेसिक तरीके से तो भी हमारा 3 निकल के आया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुजों को काउंट कर लो और काउंटिंग को ऐड कर दो, उतने ही त्रिभुज होंगे। इस प्रकार से यदि ये त्रिभुज और ले लिया जाए, इसमें 1, 2 और 3 लाइनें खींच दिया जाए। अरे कितनी भी लाइनें आ जाए आपको घबराना नहीं है, बस काउंट कर लो 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कौन सा है। मैंने बताया 3 भुजाओं से बंद आकृति, या फिर आप याद रख सकते हो कि ऐसी आकृति जिसका एक बेस हो और बेस के साथ में 2 लाइनें निकल रही हो और वो लाइनें कहीं न कहीं जाकर मिलती हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज होगा। काउंटिंग कर ली, सबको ऐड कर दो, ये 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 10। अब यदि त्रिभुजों को कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पर त्रिभुजों की काउंटिंग करो और इसमें बीच में लाइन खींच दी जाए, कितनी भी लाइनें खींच दी जाए, यहाँ पर त्रिभुजों की काउंटिंग करो। और अगर त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया जाए और इसमें एक उल्टा त्रिभुज बना दे, यहाँ पर ये लाइनें खींच दे, अंदर एक और उल्टा त्रिभुज बना दे, ये लाइनें खींच दे, किसी भी प्रकार की त्रिभुज की कितनी भी कठिन आकृति हो उसकी हम संख्या ज्ञात करेंगे और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही इस वीडियो के बाद में मैं यहाँ पर आपके लिए त्रिभुजों की काउंटिंग के लिए एक दूसरा नया और एक ताजा नई ट्रिकों वाला वीडियो लेके आऊंगा। हर प्रकार के त्रिभुजों को हम वहां पर काउंट करेंगे, चाहे आकृति कितनी भी कॉन्जुगेटेड करके एग्जामिनर हमें दे दे। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें अच्छी ट्रिकें पता है तो हम किसी भी प्रश्न को सरलता से और बड़ी आसानी से
बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल को और वीडियोस को शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित जितने प्रश्न आपकी गाइड्स में है उनको करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों एक ही चीज है, एक हमारा एक ही मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ में आदमी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा परफेक्ट होता चला जाता है, नई नई चीजें अपने आप विकसित करने लगता है। तो अब टाइम हो चुका है विदा होने का। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, साथ ही साथ जितना ज्यादा शेयर हो सकता है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। और जल्दी आने वाला है नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की काउंटिंग के बारे में।